जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास का ये हमारा लगातार 11वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम गुप्त वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले का लेक्चर 10वां लेक्चर में भी हम लोगों ने गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों को देखा था, जो कि इस लेक्चर का पार्ट 1 था और पार्ट 2 के अंतर्गत हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये वो प्रश्न जो पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, और हम इस लेक्चर सीरीज में हर प्रश्न को इन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपके इतिहास की पूरी व्यवस्था को ही, पूरे सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर कर देगा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है? दोस्तों, जब हम अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो ये जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। क्लियर? और इन गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में धार में दिखती हैं, जिन्हें हम बाघ की गुफाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? दोस्तों, गुप्त वंश की अवधि जो है वो 275 से 500 ईस्वी के आसपास मानी गई है। कई जगहों पर हम देखें, कई बुक्स में देखें तो इसको लेकर एक अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम उसके बारे में भी देखें तो ध्यान रखेंगे कि 240 ईस्वी के आसपास देखें तो श्रीगुप्त जो है ये एक्टिव होता है। कुषाणों के यहाँ पर सामंत थे श्रीगुप्त जी, और उस समय एक्टिव रहे, और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव यहां से शुरू होता है। लेकिन 275 ईस्वी तक आते आते गुप्त वंश की एक स्वतंत्र शासन के तौर पर स्थापना कर देते हैं। और उसके बाद हम देखें दोस्तों, ये 500 में भी नहीं, लगभग 550 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में गुप्त वंश चलता रहता है। तो देखा जाए तो 275 से 550 एडी तक भी आपको गुप्त वंश की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन कई जगहों पर 319 एडी से गुप्त वंश की तारीख दी होती है। अब 319 एडी क्यों दिया होता है? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो रहा, ये प्रथम महंतम शासक के तौर पर, प्रमुख शासक के तौर पर दिखाई पड़ता है गुप्त वंश के, जिसका राज्यारोहण 319 एडी में हुआ था। और राज्यारोहण के साथ ही इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, और इसलिए यहां से गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसलिए कुछ जो जगहों पर हम देखें तो 319 एडी से गुप्त वंश का प्रारंभ देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा कि 275 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक आपको गुप्त शासन दिखाई पड़ता है किसी न किसी रूप में। हालांकि अंतिम महत्वपूर्ण शासक के तौर पर स्कंदगुप्त रहा, और स्कंदगुप्त के बाद पतन बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया था गुप्त शासकों का, जो 550 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहला सती प्रथा का आपको जो अभिलेख मिलता है वो 510 एडी का एरन अभिलेख मिलता है, जहां पर गोपराज भानुगुप्त की कहानी मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाई है। उनकी जो स्त्री होती है वो सती हो जाती है। इसके अलावा बाल विवाह की प्रथा है, वो प्रथा भी कहीं ना कहीं इस समय से प्रारंभ हो गई थी। यहां एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि सामंतवादी व्यवस्था है, उसके भी लक्षण आपको कहीं ना कहीं यहां से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये सारी की सारा सिस्टम जो है वो हमें गुप्त काल से प्रारंभ होते दिखाई पड़ता है। हालांकि इस समय ये एक आरंभिक कंडीशन में दिखाई पड़ता है। बाद में जब 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का आप दौर देखते हैं, उस दौर में सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, ये बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आता है इस दौरान। और बाद में हम देखें कि यहाँ पर इस्लामिक लोगों का जो एंट्री होती है, अरबी तुर्की लोगों की, उसके बाद एक उनका कल्चर हमारे कल्चर में मिलने का प्रयास करता है, जिसके बाद वहां की कुरीतियां हमारी व्यवस्था में मिलने लगती हैं, और इसका एक परिणाम होता है कि हमारे यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति और नीचे गिरती चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? दोस्तों, तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। हालांकि अगर हम शुद्धता की बात करें तो शुद्धता की दृष्टि से कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले यूनानी भारत में सोने के सिक्के लेकर आए। यवनों के समय से लेखबद्ध और आकृति वाले सिक्के हमारे यहाँ पर जारी किए जाने लगे। उस समय हम देखें तो सोने के सिक्कों का प्रारंभ हुआ। कुषाणों ने शुद्धतम रूप से सोने के सिक्के जारी किए। और अगर हम बात करें गुप्तों की, तो इन्होंने संख्या में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। कहीं ना कहीं कारण भी था,
कारण आप ये देख सकते हैं कि जो गुप्तों की अर्थव्यवस्था रही है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी, और मजबूत अर्थव्यवस्था होने का आधार ही ये था कि यहां पर जो व्यापार था, जो व्यवसाय था, जो उद्योग थे, वो सभी अच्छी स्थिति में थे। हालांकि राज्य की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व हुआ करता था, 1/4 से 1/6 के आसपास भू राजस्व लिया जाता था, लेकिन फिर भी हम देखें यहाँ पे कि आपको व्यापार व्यवसाय से बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पर स्थिति थी, और हस्तशिल्प और बाकी की जो भारत की क्वालिटी चीजें थी वो कहीं ना कहीं विश्व भर में मांग थी उनकी, और इसी वजह से पूरे विश्व में जब वो वस्तुएं बिकती थी तो उनका जो भी पेमेंट होता था वो सोने चांदी के तौर पर होता था। इसलिए कहा गया कि विश्व का सोना चांदी चलकर भारत आ जाता था और भारत सोने की चिड़िया होता था। इसीलिए इस काल में कला की दृष्टि से देखें तो बहुत विकास हुआ, इसलिए इस काल में स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो विकास अच्छा हुआ, साहित्य की दृष्टि से देखें तो भी विकास अच्छा हुआ। तो उसके लिए पैसा चाहिए होता, और पैसा अच्छा खासा था, इसलिए सोने के सिक्के भी जारी ज्यादातर किए थे। अगर हम बात करें इनके सोने के सिक्के की तो 144 ग्रेन का 144 ग्रेन का होता था सोने का सिक्का, जिसको दिनार शब्द प्रयोग किया गया इसके लिए। हालांकि गुप्तों ने सोने के अलावा चांदी के सिक्के भी जारी किए। रामगुप्त जैसे शासक हुए जिन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे गुप्त काल में, ध्यान रखेंगे। अगर हम यह सिक्कों के प्रयोग की बात करें तो बड़े स्तर पर ही सोने के दिनारों का प्रयोग होता था। स्थानीय स्तर पर फाइयान जो कि एक चीनी यात्री था, 399 एडी में भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और 414 एडी में भारत से जाता है, लगभग 15 साल भारत में रुकता है। और क्योंकि जो ये किताब लिखता है उसमें कहीं ना कहीं, और बाकी इसने जो उल्लेख किया इसने बताया है कि दैनिक जीवन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था लेन देन के लिए, लेकिन सामान्यतः ये दिखाई पड़ता है कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग लेन देन में करते थे गुप्त काल के लोग, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्कों की व्यवस्था में बेहतर दिखाई पड़ती है। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास जी ने की थी। कालिदास जी संस्कृत के विश्व के महानतम विद्वान माने गए हैं, और इन्होंने नाटक के तौर पर दुष्यंत और शाकुंतला की कहानी को इसमें लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में 1789 में विलियम जोन्स ने किया था। तो विलियम जोन्स जो रहे, इन्होंने यूरोपीय भाषा में इसका अनुवाद किया, और इसका अनुवाद केवल यूरोपीय भाषाओं में एक बार नहीं, वो कई भाषाओं में हो चुका है। और विश्व के 100 जो सबसे इंपॉर्टेंट मान्य साहित्य हैं उन कृतियों में अभिज्ञान शकुंतलम का नाम भी आता है, ये ध्यान रखेंगे। कालिदास जी की एक इंपॉर्टेंट रचना थी ये। इसके अलावा कुमार संभवम भी कालिदास जी की रचना थी। कामसूत्र जो थी वो वात्सायन की रचना थी, ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? मैंने पहले ही कहा है कि एरण अभिलेख से 510 एडी के आसपास सती प्रथा का पहला उल्लेख भारत में मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कहाँ मिलता है तो एरण अभिलेख जो सागर में है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे हम देखें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जो शासक हुए गुप्त शासन में महानतम शासक थे। इनके अलावा सभी शासकों का भी अपना अपना महत्व है। क्रम की हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम महान पहले शासक हुए थे जिन्होंने 319 एडी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। उसके बाद समुद्रगुप्त शासक हुए। समुद्रगुप्त ने बहुत बेहतर तरीके से बड़े स्तर पर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके बाद चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठे, कैसे बैठे? रामगुप्त को हटाकर। रामगुप्त जो रहा दोस्तों, इसमें योग्यता की कमी थी। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को गद्दी मिलती है, लेकिन इनके समय हो जाता है शकों का आक्रमण, और इनकी पत्नी होती है ध्रुव स्वामिनी। इनको शक राजा रुद्र सिंह तृतीय उठाकर ले जाता है। कहीं ना कहीं इससे इनकी अयोग्यता साबित हो जाती है। चंद्रगुप्त सेकंड इनको छुड़वाते हैं और बाद में खुद को शासक घोषित कर देते हैं। शकों का पूरी तरीके से उन्मूलन करने वाले शासक चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिन्होंने शकों को हराने के बाद शकारी की उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली, और इनके बाद विक्रमादित्य की उपाधि शौर्य, साहस, पराक्रम का इतना बड़ा प्रतीक हो गई कि पूरे भारत इतिहास में 14 बार इस उपाधि को ग्रहण किया गया। अंतिम बार हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू ने इस उपाधि को धारण किया था।
ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर तीसरे शासक चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम रहे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, और उनके बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक के तौर पर जाना गया, जिसने हुणों के आक्रमण को भारत में विफल किया था और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम के पहले चले जाएं दोस्तों, तो इनके पहले घटोत्कच, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के पहले घटोत्कच का नाम आता है और इनके पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। ठीक है, इस प्रकार से गुप्त शासक यहां पर आगे हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन स्कंदगुप्त जो अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक माने गए, इनके बाद हमें गुप्तों की व्यवस्था में शक्तिशाली शासक नहीं दिखाई पड़ता और गुप्त शासक का अंत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला है? तो सबसे बड़ा ढेर बयाना से मिला है जो भरतपुर में है, और इसे हम याद रखेंगे कि बेहतर प्रकार के नील के उत्पादन के लिए जानते हैं, और इसका पुराना नाम बाणपुर था, राजस्थान में है। ये कहां है? राजस्थान में। पुराना नाम क्या है? बाणपुर। नील, जिससे पहले रंग बनाया जाता था और अंग्रेजों ने हमसे जबरदस्ती इसकी खेती करवाई थी, जिसको लेकर नील विद्रोह भी हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। तो नील के उत्पादन के लिए जाना जाता था। ठीक है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया? 5वीं शताब्दी में अगर हम देखें ईस्वी में, कुमारगुप्त प्रथम ने एक बौद्ध शिक्षा के एक महानतम केंद्र के तौर पर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में और बता चुका हूं, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया है, कारण किस प्रकार से कथन की व्याख्या करता है, उसको देखते हुए हमें इनमें से एक ऑप्शन को चुनना है। कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता। बिल्कुल देखा जा सकता है कि सामंत व्यवस्था उत्पन्न थी, कुषाणों के यहां पर गुप्त भी सामंती थे। कारण है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। देखो, गुप्त काल में विस्तार हुआ इसलिए प्राचीन काल में सामंत व्यवस्था का अभ्युदय देखने को नहीं, ऐसा नहीं। गुप्त तो खुद सामंत थे ना कुषाणों के यहाँ पर, और उनके समय पे सामंत व्यवस्था का विस्तार जरूर देखने को मिला है। तो यहां पर याद रखिएगा कि दोनों कथन सत्य हैं, परंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये बाद में, ये पहले ही हो चुका था। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस पत्तन से संचालित होता था? दोस्तों, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट था व्यापार व्यवस्था, और यहां ताम्रलिप्ति बंदरगाह में देखने को मिलता है, जिससे कि महत्वपूर्ण तौर पर व्यापारिक गतिविधि संचालित होती। ताम्रलिप्ति आज कहां है? तो ये बंगाल के मेदिनीपुर में है। अगर हम यहां देखें तो व्यापार को संचालित करने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाह देखने को मिलते थे। एक मिलता था भृगुकक्ष और एक मिलता था ताम्रलिप्ति। अगर हम ताम्रलिप्ति की बात करें तो ये पूर्व में है, बंगाल के मेदिनीपुर में वर्तमान में है, ये गुजरात में पश्चिम में है भारत में, और ये पश्चिम के देशों से व्यापार करने में हेल्पफुल था, ये पूरब के देशों के साथ व्यापार करने में हेल्पफुल था। दोनों की तुलना में देखें तो अपना अपना महत्व रखते थे, लेकिन ताम्रलिप्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। मौर्य के समय में इन्हीं सिक्कों को आप आहत कहते थे, और ऐसे सिक्के जिस पर सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, मोर आदि के चित्र मंडे होते थे, जो अलग अलग धातु को, सोना, चांदी, तांबा आदि धातु को मिलाकर बनते थे, ऐसे मिक्स धातु के सिक्कों को कर्षा पण कहा जाता। और अगर सिर्फ पण की बात कर लें तो पण मौर्य काल का एक इंपॉर्टेंट चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे, कुमार देवी से शादी के बाद, जिन्हें हम राजा रानी की शैली के सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विद्वान दिए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हैं। तो विशाखादत्त नाटककार थे, तो यहां पर मिला देंगे। विशाखादत्त नाटककार थे जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जैसे नाटक लिखे थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखादत्त। देवी चंद्रगुप्तम ये भी इन्होंने लिखी थी। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान से संबंधित थे। चरक कनिष्क के थे, चरक संहिता लिखी थी। चिकित्सा शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे और गणित से संबंधित माने गए। ठीक है, वराहमिहिर ने ब्रह्म सिद्धांतिका नामक
पुस्तक की रचना की खगोल शास्त्री थे। अंतरिक्ष के कई राज वराहमिहिर ने खोले थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी थी और इनके दरबार में 9 रत्न, 9 अलग अलग विद्वान अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होते थे और कहीं ना कहीं इन्होंने कला को, साहित्य को संरक्षण भी प्रदान किया। इसलिए उज्जैन में इनकी राजधानी जो थी, यहाँ पर विद्या कला का एक महान केंद्र के तौर पर आपको उभरता दिखाई पड़ता है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की कृति थी, जिसका 1789 में विलियम जोन्स ने यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? गुप्त युग को जाता है, जहां आर्यभट्ट जैसे महानतम विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था दोस्तों? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये कारण था, क्योंकि स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना गया और इसके बाद जो गुप्त शासक था, जो शासन हुए थे, उसके कारण गुप्त शासन की शक्ति खत्म होती चली गई और धीरे धीरे शून्य होकर खत्म हो गया था शासन। हुणों का आक्रमण, तोरमान ने भारत में हुण साम्राज्य की स्थापना की थी और मिहिर कुल एक महत्वपूर्ण हुण शासक हुआ। और मिहिर कुल के बाद हम देखें इस समय, तो जैसे स्कंदगुप्त की डेथ होती है, स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल किया था। स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त शासक हुए उन पर बार बार हुणों के आक्रमण से उनकी शक्ति कमजोर हुई। ठीक है, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, कहीं ना कहीं गुप्तों के समय में सामंतवाद हावी हुआ था और सामंतवाद के चलते जो शासक थे प्रांत स्तर के, वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे थे और बाद में उन्होंने अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ, पतन की तरफ अग्रसर हुआ। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये आपका उत्तर है। पतन का कारण नहीं था, आंतरिक कलह यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है जो पतन का कारण बना हो। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए चित्र को मंडवाया था, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे और इनके समय पे संगीत को वरीयता दी गई। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इनको कविराज की उपाधि इसलिए दी गई थी। इसके अलावा इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र भी मिलता है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को समुद्र यात्रा से भी लगाव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मौजूद महत्वपूर्ण विद्वान के तौर पर आर्यभट्ट थे, जिनको आप गणित को एक प्रथम विषय के तौर पर स्थापित करने वाले के तौर पर जानते हैं। और आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था। घनमूल की बात कर लें, वर्गमूल की बात कर लें, तो इनकी विधि जो है वो इन्होंने बताई थी। ज्यामितीय अगर व्यवस्था की बात कर लें तो इसके सिद्धांत जो थे वो इन्होंने दिए थे। आर्यभट्टियम नाम का ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा था। वो आर्यभट्टी थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसके चलते दिन रात होते हैं। तो इतने महान विद्वान जो रहे वो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के तौर पर स्थापित किया था। ठीक है, गुप्त कालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। धन्वंतरी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक नवरत्न के तौर पर मौजूद थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था। इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। हालांकि छोटे से टाइम पीरियड के लिए इसने शासन किया था, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे हटाकर गद्दी प्राप्त कर ली थी। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शासक दिए, एक तरफ उनके अभिलेख दिए हैं। समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति है। प्रशस्ति पत्र उसे कहते हैं जो किसी शासक की प्रशंसा में लिखा जाता है, जिसमें एक भी नकारात्मक बात नहीं लिखी जाती, सब उसकी तारीफ की जाती है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति रही, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशेन ने की थी। बराबर चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लोह स्तंभ, जो कि कुतुब मीनार के जो उनका कैंपस है उस कैंपस में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का यह आकर्षण का केंद्र है कि इसमें आज तक जंग क्यों नहीं लगी। किस प्रकार की धातु तकनीक को भारत के लोग जानते थे कि हजारों साल पहले जो स्तंभ लगाया गया वो खुले मौसम में, धूप में, सर्दी में रहा
हर मौसम को झेला परंतु उसमें जंग तक नहीं लगी आज तक। तो उस तकनीक को लेकर मेहरौली स्तंभ बहुत फेमस है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है, जिससे हमको पता चलता है कि हुणों के आक्रमण को इसने विफल किया था। बुद्धगुप्त से संबंधित पहाड़पुर का ताम्रपत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए मुद्रा के प्रकार, दूसरे में दिए शासक। अब शासक को उनकी मुद्रा के प्रकार से मेल करना है। कुमार देवी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। जब कुमार देवी लिच्छवी कुल की जो राजकुमारी थी, इनसे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था अपने वैवाहिक नीति के तहत, और उसके बाद इन्होंने राजा रानी शैली के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनको आप कुमार देवी प्रकार के सिक्के कहते हैं। वीणा वादक समुद्रगुप्त के सिक्के रहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। जब इन्होंने शकों को हराया था, शकारी की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसके बाद इन्होंने भी चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के कहा गया। कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शासक दिए, एक तरफ उनकी उपाधि दी गई दोस्तों, तो उपाधि के साथ शासकों को मिलाना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके पहले श्रीगुप्त हुए थे, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमकर्ता की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की, शकारी की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त ने शक्करूपम की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शासक दिए और उनकी पत्नियों के नाम दिए। एक तरफ दिए चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी कुमार देवी थी, लिच्छी राजकुमारी थी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया किस प्रकार से शकों के आक्रमण के बाद इनकी स्थिति हुई थी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। इन्हें अपना करध राज्य बनाया था। करध राज्य का मतलब था अप्रत्यक्ष नियंत्रण इन पे स्थापित किया था, और यहां से समुद्रगुप्त को पर्याप्त जो राजस्व उसकी वसूली होती थी। इसके अलावा इन्होंने उत्तर में देखें तो 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया था, क्योंकि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसके नजदीक ये पड़ते थे, ये दूर थे, इन पर नियंत्रण रखना कठिन था, इसलिए किसी और के अंडर में रहे और इनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने इतने सही सारी विजय की थी, 8 राज्यों के इन्होंने जीता था, उत्तर दक्षिण सब जगह साम्राज्य विस्तार किया था। साम्राज्य विस्तार बड़े पैमाने पर समुद्रगुप्त के समय हुआ, लेकिन सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्व राजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त ने कई राज्यों पर आक्रमण करके उनको जीता था। इनकी जो नीति थी वह अशोक के विपरीत थी, इसलिए कई बार आप एग्जाम में अशोक और समुद्रगुप्त की तुलना करते हुए प्रश्न आते थे। जहां एक तरफ अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का पालन करते हुए युद्ध न करने की नीति का पालन किया, धम्म नीति पर चला वो, वहीं अगर हम समुद्रगुप्त की व्यवस्था पर जाएं तो इन्होंने युद्ध करते हुए साम्राज्य विस्तार करने की नीति को बढ़ावा दिया, और इतना इनका प्रभाव था कि देश के नहीं विदेशी शासक भी इनसे कहीं ना कहीं घबराते थे। जिसका एक उदाहरण हमने कल देखा था कि मेघवर्मन जो श्रीलंका का शासक था, उसको बोध गया बिहार में एक मंदिर बनवाना था, जिसकी अनुमति लेने के लिए उसने अपना दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मतलब बिना अनुमति के आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? मैंने पहले ही बताया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था और शकारी की उपाधि धारण की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की, भारत के महान गणितज्ञ थे। धन्वंतरि ने नवनीतकम की रचना की, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थी। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे जिन्होंने ब्रह्म विस्फोट सिद्धांत की रचना की, और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। यहां पर हम एक और चीज देखें दोस्तों, तो बेताल भट्ट, घटखरपर, अमर सिंह, शपणाक, शंकु,
कालिदास, वर्रुचि और वराहमिहिर। अब देखिए यहां से धन्वंतरी को ले लीजिए, वराहमिहिर को ले लीजिए, बाकी 7 ये ले लीजिए। ये 7 और ये 2 मिलाकर बन जाते हैं 9 रत्न, जो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये भी गुप्त काल के ही इंपॉर्टेंट विद्वान थे जिन्होंने इस समय विज्ञान और साहित्य की रचना पर विशेष ध्यान दिया था। तो एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछ ले कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से 9 रत्न थे, तो उनके 9 रत्नों के नाम भी आप बता दीजिएगा। मैंने अभी आपको लिख दिया, नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी चीजें इनकी किताबों को भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी बता दीजिएगा, ठीक है। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त से करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी। दूसरी बार उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? दूसरी बार उसकी मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने, और स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई। याद रखिएगा कि इस बात की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो रुद्रदामन प्रथम ने स्थापित करवाया था। विशुद्ध संस्कृत का भारत का पहला अभिलेख था गुजरात में, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रशासकीय विभाजन है, दूसरी तरफ उसके प्रशासक हैं। अगर हम देखें तो जिस प्रकार से आज हम भारत स्तर पर देखें तो देश के अंदर में जाए तो राज्य में आपको संभाग अलग अलग इकाइयां देखने को मिलती है प्रशासन की, वैसे ही पहले भी थी। पहले जाए हम तो पूरा राष्ट्र हुआ करता था जिसका हेड राजा हुआ करता था। राष्ट्र को पूरे को भुक्ति या प्रांत में बांटा था जिसका हेड उपरीक होता था। प्रांतों को विषय में या जिले में बांटा था जिसका हेड विषयपति हुआ करता था। नगर, विषयों को नगर में बांटा गया जिसका हेड नगरपति हुआ करता था। और नगरों को गांव में बांटा गया था जिसका हेड ग्रामिक हुआ करता था। मतलब सबसे छोटी इकाई गांव थी। और अगर मूल इकाई मान ले तो परिवार या कुल को मूल इकाई माना जाता था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर एक स्तर पर एक अधिकारी होता था जिसकी वजह से बेहतर प्रशासन संभव हो सके, ठीक। अगला प्रश्न है, एक तरफ अधिकारी दिए और एक तरफ उनका पद दिया है, तो महासंधि विग्राही किसको कहते थे? जो युद्ध व शांति का मंत्री होता था, ये बिल्कुल सही है। महादंड नायक किसको कहते थे? जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महादंड नायक कहते थे, बिल्कुल सही है। विनय स्थिति स्थापक कौन होता था? धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। महाअश्वपति अश्व सेना का हेड होता था और महापीलुपति गज सेना का प्रमुख होता था। इसका मतलब सुमेलित नहीं है में चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ भूमि है और एक तरफ उनकी प्रकृति है। तो भूमि के प्रकार जिसके आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। राजस्व गुप्त काल में देखें तो आय का प्रमुख साधन था। इसके अलावा अलग अलग माध्यमों से, जैसे दंड से, जुर्माने से, व्यापार से आदि से भी यहाँ पर आपको आय होती थी। लेकिन यहाँ पर भू राजस्व देखें वो आय का प्रमुख साधन था, जिसके लिए भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया था। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहते थे, वास्तु भूमि वास करने योग्य भूमि को कहते थे, अपराध भूमि जंगली भूमि को कहते थे, और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा भूमि को 2 और आधार पर बांटा था, सिंचाई के आधार पर, देवमात्रक अदेवमात्रक। देवमात्रक जो अच्छी वर्षा होने पर, सिंचाई अच्छी होने पर कृषि अच्छी होती थी, और अदेवमात्रक जो अच्छी वर्षा नहीं होने पर भी अच्छी सिंचाई हो सकती थी, ठीक है। कौन सी सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति की नहीं थी, ये सुमेलित नहीं है। कीर्तार्जुनियम भारवी का है, दश कुमार चरितम दंडी का है, और मृच्छकटिकम शूद्रक का, ये सही है। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद प्रयागराज में है वो हरिशेन ने स्थापित की थी। कौन सुमेलित नहीं है? वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की, बिल्कुल सही है। कामंदक ने नीति सार की रचना की, बिल्कुल सही है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम की रचना की, बिल्कुल सही है। भर्तहरि ने मेघदूतम की रचना नहीं की, भर्तहरि ने नीति शतक श्रृंगार शतक की रचना की थी, जबकि मेघदूतम कालिदास का ग्रंथ है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अधिकारी और एक तरफ उनसे संबंधित व्यवस्था है। श्रेष्ठ किसको कहते थे? साहूकारों को। सार्तवाह व्यापारी को। कुलिक शिल्पी या कारीगर को। कायस्थ लेखक को कहा जाता था। इसको लिख लीजिएगा किसको क्या कहा जाता था। 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि मिहिर कुल का संबंध था। मैंने पहले ही बताया कि मिहिर कुल जो था वो हुण शासक था, राजा तोरमाण का शासक था। तोरमाण वो व्यक्ति था जिसने भारत में हुण साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे दोस्तों? मौखरी वंश के शासक कन्नौज को प्रथम रूप से देखें तो महत्ता देने वाले थे, और इनको आप गुप्तों के सामंत के तौर पर जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तो हम अगले टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी जंग रोधकता के कारण ये ध्यान खींच रहा है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में गुप्त वंश से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये गुप्त वंश से संबंधित सभी प्रश्न जो होंगे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों, अगर आप सारे लेक्चर्स एक के बाद एक कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इतिहास जो है उसका आपका एक अच्छा बेस तैयार हो रहा है इन प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि हम डिटेल में सभी प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? अगले लेक्चर में हम हर्षवर्धन और उससे संबंधित व्यवस्था को देखेंगे और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। और हाँ दोस्तों, आप इन लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।